यूपी में और इलाकों में भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं। और पर्टिकुलरली अगर वो यूपी को समझा जाता है कि जी वहां से अगर आप इलेक्शन जीते हैं दैट इज नोन एज ए सेमीफाइनल्स, बिकॉज जो लोकसभा की सीट्स हैं उसमें से 80 तो यूपी की सीट्स हैं लोकसभा में। तो दैट गिव्स बेसिकली सिग्नलिंग कि 2023 में जो है वो या 24 में नरेंद्र मोदी साहब वापस पावर में आएंगे। जो हमारे देश में महिलाओं के लिए बोला जाता है, यत्र नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसका मतलब होता है कि जिस कुल में जिस जगह पर महिला का सम्मान, औरत का सम्मान नहीं होता, वहां पर ऊपर वाले की, अल्लाह के भगवान की रहमत नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी के अंदर बीजेपी जीत चुकी है और अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, या कयास क्या, ये एक सच्चाई है शायद, कि 2024 में मोदी फिर से आने वाले हैं। और इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर अब चिंताएं और आप समझते हैं कि टेंशन का जो माहौल है वो बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि क्या बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर और उस चीज़ का इंडिया को क्या फ़ायदा है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है कि ये कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग क्या है, ना हमारी सरकार को पता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब तो जलसा जलसा जुलूस जुलूस गली गली खेल रहे हैं इस वक्त। वो तो सिंध से लेके वो एक जो है वो अपर सिंध से लेके जो है वो लोअर सिंध तक वो पहुंच रहे थे, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो है वो इस्लामाबाद मार्च कर रही है इमरान खान साहब के खिलाफ। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है और एक इस वक्त इमरान खान साहब के कहा जा रहा है कि शायद ये इमरान खान साहब का आखिरी महीना है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो ये हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। लेकिन उधर देखें कि आपने इंडिया ने किस तरह अपने आप को विद स्टेबल पॉलिटिकल पावर, देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं अभी जिस तरह ये बातें चल रही हैं कि यूपी में और इलाकों में भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं। और पर्टिकुलरली अगर वो यूपी को समझा जाता है कि जी वहां से अगर आप इलेक्शन जीते हैं दैट इज नोन एज ए सेमीफाइनल्स, बिकॉज जो लोकसभा की सीट्स हैं उसमें से 80 तो यूपी की सीट्स हैं लोकसभा में। तो दैट गिव्स बेसिकली सिग्नलिंग कि 2023 में जो है वो या 24 में नरेंद्र मोदी साहब वापस पावर में आएंगे। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये दैट गिव्स इंडिया अ स्टेबल फॉरेन पॉलिसी। ऑन द अदर हैंड इन पाकिस्तान एन इनस्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वीक एंड थिन पॉलिटिकल मेजॉरिटी अगर आपके पास होती है नेशनल असेंबली में, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो वीक है। आपकी चैलेंजेस ये हैं कि हमारे यहाँ पे लीडरान का मसला ये है कि उनके पास जब 2/3 मेजोरिटी नहीं होती या सिंपल मेजोरिटी भी नहीं होती, तो वो सारा टाइम जिसे कहते हैं तलवार उनके ऊपर लटक रही रहती है। नरेंद्र मोदी को इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड्स वो अच्छे से खेल रहे हैं। ये हमें ये चैलेंज जरूर मौजूद है कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड अच्छे से नहीं खेल सकते। हम उधर यूक्रेन से भी डरे हुए हैं, हम रशिया से डरे हुए हैं, हम अमेरिका से डरे हुए हैं। हमें पता है कि भाई एक तरफ इमरान खान साहब को पता है कि मैं इलेक्शन जो अगर हार जाता हूँ या मैं इलेक्शन मैंने परफॉर्म नहीं किया डोमेस्टिकली तो मैं क्या करूँ, मैं एंटी वेस्ट स्टेटमेंट देनी शुरू कर दूँ। इमरान खान साहब के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे भाई साहब आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स पब्लिक में नहीं दिया करते, आप क्या कर रहे हैं, क्यों हमारी जो 7-8 बिलियन डॉलर की यूरो की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो भी बंद करवानी है। जीएसपी प्लस स्टेटस को वो विड्रॉ करने के लिए तैयार बैठे हैं। यूरोपियन यूनियन के लेजिस्लेटर्स ऑलरेडी पाकिस्तान को सिग्नल दे चुके हैं कि तुसी तैयार हो जाओ, एफएटीएफ एचएससी आगे फंसे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। ये हमारे लिए और मसाइल पैदा कर देते हैं जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर नहीं होती, वीक मेजोरिटी होती है, थिन मेजोरिटी होती है, डोमेस्टिकली परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर आके आप जो है वो एक्सेसिव बहुत ज्यादा बोलते हैं। और उधर आप देखें क्योंकि इमरान खान साहब जब आज से साल 2 साल पहले जब गए थे श्रीलंका गए थे तो मैंने इसको बड़ी सख्त तनकीद की थी। मैं मुख्तलिफ थिंक टैंक से भी बात मैंने की थी और मैंने तनकीद की थी कि इमरान खान साहब श्रीलंका में बैठ के उन्होंने इंडियन ओशन की कोई बात नहीं की, उन्होंने इंडो पैसिफिक की कोई बात नहीं की, उन्होंने क्वाड की कोई बात नहीं की, उन्होंने ये देखे ना अब ये जो फ्रेमवर्क है इसके अलावा आप छोड़ें, इंडिया जो है वो एक और ओशनोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर काम कर रहा है। बेसिकली ये जो ओशनोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस है ये मजीद इंडिया को कहता है कि वो अपने आप की जो एज ए मैरीटाइम पावर एस्टैब्लिश कर रहा है। तो पाकिस्तान भी तो मैरीटाइम पावर है, लेकिन हम माइनस हैं क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं। अच्छा अंबर, एक तो ये है कि एज ए फीमेल आप कितना क्या समझती है कि आप मतलब हम इस साउथ एशिया के सारे कंट्रीज में अपने अपने मसाइल हैं खवातीन के हवाले से,
सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, वहाँ पे अपने हिसाब से मसाइल होंगे, पाकिस्तान में अपने हिसाब से होंगे। खैर अफ़गानिस्तान की क्या बात है, वो तो एक अलग ही बहस है, उस पे भी कोशिश करेंगे बहस करने की। लेकिन क्या समझ रही है कि आप कितनी एम्पावर है या आपको कितना फैसिलिटेट किया जाता है एज ए फीमेल, आप बल्कि जितनी भी खवातीन है उनको कितनी कोशिश की जाती है कि यार उनको फैसिलिटेट किया जाए कि वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा हो और अपना रोल प्ले करे सोसाइटी में, जो उनके लिए या हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ़ख़र, सबसे पहले मैं एक श्लोक के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ जो हमारे देश में महिलाओं के लिए बोला जाता है, यत्र नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिसका मतलब होता है कि जिस कुल में, जिस जगह पर महिला का सम्मान, औरत का सम्मान नहीं होता, वहाँ पर ऊपर वाले की, अल्लाह के भगवान की रहमत नहीं होती और भगवान अल्लाह उनसे नाराज़ होता है। तो ये मानना, ये संस्कृति जहाँ की हो और जो लोग भी इसमें विश्वास करते हैं और जो इस पर अमल करते हैं, उनको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको महिलाओं के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। अब जितनी भी कंट्रीज़, हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है या हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जो हर लिहाज से, ना कि सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट बल्कि हर चीज़ में टॉप करता है इस पूरे खित्ते में। चाहे इकोनॉमी की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, और यहाँ पे गवर्नमेंट भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत ज़्यादा सजग और जागरूक नज़र आती है। और उसी के उल्टा हम अपने आस-पास में देखते हैं, सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान, जहाँ पर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है, वुमेन राइट वायलेशन हुआ है और किस लेवल पे हुआ है, ये सब हमने देखा कि रिसेंटली जो तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान को, वहाँ पर उससे पहले भी हमने देखा है कि कितने सालों में महिलाओं के साथ अफ़गानिस्तान में क्या-क्या हुआ है। उनकी गोलियाँ लगी हैं सड़कों पर, चौराहे पे खड़ी रख कर सिर्फ़ चेहरा खोलने की वज़ह से या बाहर निकलने की वज़ह से उनको गोली मार दी गई है। तो इस तरह की चीज़ें अफ़गानिस्तान में होती हैं। पाकिस्तान में हम देखें तो महिलाओं के लिए बहुत सारी हिंसा महिलाओं के विरुद्ध बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं इन सब रीजन्स की या इन सारी कंट्रीज़ की अलग-अलग। तो अ, मुझे लगता है महिलाओं के इनफैक्ट इन सारे रीजन में रिवर्स हुआ है। महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस है या जेंडर डिस्पैरिटी है, वो गैप बढ़ता जा रहा है। रादर देन हम उसके ऊपर काम करें, वी ट्राई टू ब्रिज दैट गैप, वो उल्टा होता जा रहा है। अगर हम और इसके पीछे की अगर वजह की बात करें कि ये क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे मुझे लगता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म है और जो सरकारों की तरफ से इसको बढ़ावा दिया जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम इन कंट्रीज़ में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म की वजह से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, उनके अधिकारों से